हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी सोशलॉजी का यानी नागरिक शास्त्र का जो चैप्टर नंबर 2 है उसको हम समझेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर का नाम है संघवाद और इस अध्याय में बताया गया है कि बड़े और विविधा पूर्ण बड़े और विविधतापूर्ण देशों में सत्ता का बंटवारा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जिन देशों में जो देश बड़े होते हैं और उसमें काफ़ी विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग तरह के लोग होते हैं, लोगों में रहने चाहे रहने के हिसाब से हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे उनके धर्म के आधार पे हो या जाति के आधार पे हो, जो तरह तरह की जो विविधताएं होती हैं और बड़े बड़े देश होते हैं, तो इनमें सत्ता का बंटवारा कैसे किया जाता है। तो बेसिकली यही इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, और इस प्रकार से सत्ता का बंटवारा किया जाता है कि राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विविधता दोनों बनी रहे और संघवाद सत्ता साझेदारी का एक महत्वपूर्ण रूप है। ठीक है ना, तो बंटवारा करने का तरीका ऐसा होता है कि विवाद ना हो आपस में, एकता भी बनी रहे और विविधता भी उनका अपना ठीक रहे। ठीक है, फिर जो पहला टॉपिक आता है वो आता है संघवाद क्या है। तो संघवाद ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता संविधान द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटी जाती है। दोनों सरकारों दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर आते हैं संघवाद की प्रमुख विशेषताएं। तो क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं? दो या दो से अधिक स्तर की सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, स्थानीय सरकार या जैसे पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया। ठीक है, और संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं। संविधान की सर्वोच्चता क्या है? कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं होती। ठीक है, फिर आते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। विवाद होने पर न्यायपालिका निर्णय देता है और संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया भी होती है, जिससे संविधान में बदलाव के लिए केंद्र और राज्यों दोनों की भागीदारी आवश्यक होती है। ठीक है, फिर आते हैं संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में अंतर। तो क्या होता है अंतर? संघीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, सत्ता का बंटवारा होता है, सत्ता केंद्र में केंद्रित होती है, राज्यों को अधिकार प्राप्त होते हैं, राज्य केंद्र पर निर्भर होते हैं। ठीक है, संविधान शक्तियों का विभाजन करता है। ठीक है, केंद्र सर्वोच्च होता है। ठीक है, फिर आता है उदाहरण के लिए जैसे भारत में संघीय व्यवस्था लागू है। ठीक है, और चीन में मुख्यतः एकात्मक व्यवस्था लागू है। ठीक है, फिर संघों के निर्माण के दो तरीके। कौन कौन से तरीके हैं? पहला है जब स्वतंत्र राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं। उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, फिर आता है जब एक बड़ा देश प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों को विभाजित करता है। उदाहरण के लिए इससे हमारा भारत हो गया, बेल्जियम हो गया। ठीक है, फिर आते हैं भारत को संघीय देश क्यों कहा जाता है। तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन है। जैसे 3 सूचियां हैं, जैसे संघ सूची पहला हो गया। इन विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। उदाहरण के लिए रक्षा, विदेश नीति, बैंकिंग, मुद्रा। ठीक है, इन पर अगर कोई कानून बनाना हो तो सिर्फ केंद्र सरकार ही बना सकती है। फिर आते हैं राज्य सूची। इन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। जैसे उदाहरण के लिए पुलिस हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्थानीय प्रशासन हो गया। ठीक है, फिर आते हैं समवर्ती सूची। तो इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, श्रम कानून हो गया। ठीक है, तो यदि दोनों कानूनों में टकराव हो तो केंद्र का कानून मान्य होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं भारत में संघवाद कैसे मजबूत हुआ। तो भाषाई राज्यों का गठन। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन मुख्यतः भाषाओं के आधार पर किया गया। इससे लोगों में संतोष और राष्ट्रीय एकता दोनों बढ़ी। ठीक है, फिर आता है भाषा नीति। तो भारत ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया, हिंदी को राजभाषा बनाया और अंग्रेजी को भी उपयोग जो है जिसका जारी रखा गया। इससे विभिन्न भाषाई समूहों को ही जो विभिन्न भाषाई समूह हैं उनके हित जो है वो सुरक्षित रहे। फिर आते हैं केंद्र राज्य संबंधों में सुधार। तो समय के साथ साथ राज्यों को अधिक महत्व दिया गया और क्षेत्रीय दलों की भी भूमिका बढ़ी। ठीक है, और फिर आता है विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो ये क्या होता है? जब सत्ता को और नीचे स्थानीय स्तर तक पहुंचाया जाता है तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। यह संविधान संघवाद का की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, सत्ता को और स्थानीय तक पहुंचाया जाए उसको जितना हो सके, तो वही जो है विकेंद्रीकरण कहलाता है। फिर आते हैं पंचायती राज व्यवस्था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जैसे कि 3 स्तर में होते हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर, फिर आते हैं जिला परिषद। ठीक है,
फिर आते हैं नगर पालिका। तो शहरी क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन के लिए नगर पालिकाएँ बनाई जाती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे हम नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब, ठीक है। ये सब शहरी क्षेत्रों में होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं संघवाद के लाभ। तो क्या क्या लाभ होते हैं? तो पहला लाभ है राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है, ठीक है। क्षेत्रीय विविधता का सम्मान होता है, प्रशासन जो है अधिक प्रभावी बनता है, और जनता की भागीदारी भी बढ़ती है, और लोकतंत्र मजबूत होता है, ठीक है। तो ये संघवाद के लाभ हैं। फिर आते हैं इस चैप्टर से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसे कि संघवाद सत्ता साझेदारी का ऊर्ध्वाधर रूप है। भारत एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक है। फिर आते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची संविधान में दी गई हैं। पंचायती राज स्थानीय स्वशासन का उदाहरण है, ठीक है। विकेंद्रीकरण संघवाद को मजबूत बनाता है, ओके। और भाषाई राज्यों के गठन में भारतीय संविधान को सुदृढ़ किया, ठीक है। फिर आते हैं इस अध्याय का सार, मतलब इस चैप्टर में बेसिकली क्या मतलब आपने सीखा, क्या बताया गया है। तो संघवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन होता है। भारत में संघवाद को भाषाई राज्यों के गठन, भाषा नीति और क्षेत्रीय दलों की भागीदारी, पंचायती राज व्यवस्था ने मजबूत बनाया। संघवाद राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विविधता के बीच संतुलन स्थापित करता है तथा लोकतंत्र को भी मजबूत बनाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।